हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। आप लोग 11 से 12th में आ चुके हैं और 12th की जो जर्नी है बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ पर आपको लापरवाही नहीं बरतनी होती है। ठीक है, 11th में थोड़ा बहुत कैजुअल जो एटीट्यूड था वो चलता है, बट यहाँ बच्चे आपको जम के मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अगर बात करें अकाउंटेंसी में आपको किस तरीके से जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा मुश्किल आपको आ सकती है और दिक्कत आपको ये बात करेगी। हम मेहनत तो करें, लेकिन किस दिशा में करें, किस तरीके से करें, वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए सिलेबस मैं लेकर आया हूँ जो बताएगा आपको कि कितने चैप्टर आपने पढ़ना है, क्या क्या आपने पढ़ना है, कितनी बुक आपको लगेंगी। और मैं एडवाइस करूंगा आपको एक बुक कि आप इसको भाई स्टडी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो आपको अच्छे से पता है भाई, आपने 11 दे रखी है, वो 3 घंटे का पेपर रहेगा और 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स की कुल कहानी होगी, जिसमें से 80 मार्क्स तो थ्योरेटिकल होंगे, मतलब आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने होते हैं। पेपर आपको अल्टीमेटली मिलेगा और 20 मार्क्स का बच्चे आपका रहेगा प्रोजेक्ट, यानी जो वाइवा और फाइल आप सबमिट करते हो अपने टीचर्स को, वो रहेगा मामला। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हुआ, लेकिन हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 80 मार्क्स का रहेगा, यानी 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हम बात करें हमारा जो सिलेबस है वो पार्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से हमारा सिलेबस डिवाइड है। और अगर हम पार्ट ए की बात करें, ठीक है, पार्ट ए हमारा कहता है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। यानी आपने क्या पढ़ना है बच्चे, आपने देखा कि 11th में आप क्या पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे कि एक ही बंदा ओनर था और उस बंदे की आप कहानी पढ़ रहे थे, यानी एक ही मालिक था कंपनी का और उसी की कहानी आप लोग पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हम बात करेंगे, जो पहली यूनिट हमारी रहेगी, यानी जो पार्ट ए होगा, उसकी अगर बात करें तो इस यहाँ लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। यानी हम अल्टीमेटली क्या पढ़ने वाले हैं, विल स्टडी अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है, एंड कंपनीज। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, कंपनी अलग है, पार्टनरशिप अलग है बच्चे। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। हालांकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आप आज मोटा मोटा जो प्रारूप है वो समझ लीजिए कि किस तरीके से हमको चीजें करनी है। अब हम आए यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 हमसे कहते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि 36 मार्क्स के बच्चे रहेगी। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आप क्या पढ़ोगे बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर, इसके अंदर अगर हम देखें, इस वाली बात के अंदर अगर हम देखें, तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा दैट विल बी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, वो आपका होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रही बात। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, कुल मिलाकर ये बुक जो है, मतलब ये जो यूनिट 1 है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसी नाम से आपकी बुक भी आएगी। ठीक है, इसी नाम से आपकी बुक भी आएगी और मैं आपको एडवाइस करूंगा आप टीएस ग्रेवाल उठाएं। टीएस ग्रेवाल बहुत सही बुक है 12th की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कहीं से कुछ और एडवाइस मिलती है, वो आपको बेटर लगता है, तो यू कैन फॉलो दैट, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप टीएस ग्रेवाल को फॉलो करें। बहुत शानदार बुक है बच्चे। ठीक है, तो पहली जो बुक है, बुक का नाम ही आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के नाम से आपको पहली बुक मिलेगी। अल्टीमेटली आपको 3 बुकें लेनी है, 3 अलग अलग बुकें रहेंगी। ठीक है, तो पहली बुक का जो नाम होगा वो होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये हेड उसमें लिखा हो, बाकी बुक कीपिंग जनरल एंट्री इस तरीके से उसमें लिखा रहता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस बुक में जो वॉल्यूम फर्स्ट होगा उसमें लिखा होना चाहिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि 36 मार्क्स की यानी 36 मार्क्स की बच्चे रहती है कुल मिलाकर, जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या सीखोगे आप। अब देखो, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, जब 2 या 3 लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं उससे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होंगे, तो पहले चैप्टर में आप ये सीखेंगे बच्चे। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या मतलब हुआ, आप अच्छे से जानते होंगे गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा अच्छे से, गुडविल का मतलब क्या होता है, इसको वैल्यू किस तरीके से करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कंपनी की गुडविल होती है या किसी फर्म की गुडविल तो होती है, लेकिन वो गुडविल क्या होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, आपने इस तरीके से 11th में स्टडी करी होगी। लेकिन अब हम सीखेंगे कि हम वैल्यू कैसे करते हैं गुडविल, गुडविल को निकालते किस तरीके से हैं, गुडविल को फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में कॉन्सेप्ट
हो जाता है बच्चे, ठीक है। इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। नाउ बात करूं अगर मैं थर्ड चैप्टर की, तो यहां पर होगा चेंज इन पीएसआर। अब पीएसआर की फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहां पर आप क्या सीखेंगे, देखो कहानी क्या होती है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं सपोज करो, है ना भाई। अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, हमारी जो पहली बुक है वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मतलब अल्टीमेटली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पार्टनरशिप, ठीक है। जिसका पहला चैप्टर होगा फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, अगला चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको समझ में आ गया चेंज इन पीएसआर का क्या मतलब हुआ। अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना पार्टनरशिप, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एक का तो बिजनेस नहीं है, यहाँ 2 या 3 या 4 या 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनने बोला कि हम 50% प्रॉफिट रखेंगे, ए ऐसा कह रहा है और बी कह रहा है कि हम भी कितना रखेंगे 50%, मतलब ये इक्वल पार्टनर्स हैं। तो इनने क्या बोला कि भाई 50% मैं रखूंगा, 50% आप रखोगे, है ना। लेकिन बाद में कुछ कंडीशंस चेंज हुई, कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इन लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ कि नहीं भाई अब तो मैं 40% रखूंगा, ये कह रहा मैं 40% का हकदार हूं और आप हैं 60% के हकदार, ठीक है। तो ये कहलाता है चेंज इन पीएसआर, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बदलाव आते हैं, वहां पर हमें किस तरीके से अकाउंटिंग को मैनेज करना होता है, क्या क्या काम करने होते हैं, वो हम सीखेंगे इन चेंज इन पीएसआर। अरे बच्चे बात समझ में। चौथा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोर्थ चैप्टर हमारा होगा दैट विल बी अबाउट एडमिशन, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है बात, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो आपने सीखना है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कई बार क्या होता है ना, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, लेकिन कई बार इनको फंड की जरूरत पड़ती है, तो ये किसी एक बंदे को अपने यहाँ इन्वॉल्व करवा लेते हैं, अपने यहाँ रख लेते हैं, है ना। तो अगर रखेंगे तो भाई मान ला ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनको अब सी ज्वाइन करने आ रहा है, यानी उनको सी ज्वाइन कर रहा है। ये ए और बी काल्पनिक नाम है ना। ए और बी ही नहीं होते, नाम कुछ भी हो सकता है, श्याम या राम या मोहन या शोन, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम के पीछे मत भागिएगा। ए और बी लेट्स सपोज दो पार्टनर्स थे, लेकिन एक बंदा सी इनको ज्वाइन करना चाह रहा है, या ये ए और बी चाह रहे हैं कि सी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले, दैट विल बी कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब कंपनी में किसी नए बंदे का प्रवेश होता है, जब नया बंदा एडमिट होता है, तो वहां पर अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट या अकाउंट किस तरीके से मैनेज करी जाती है वो हम सीखेंगे। नाउ फिफ्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो जब एडमिशन के टाइम पे हमने कहानी देख ली, तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि रिटायरमेंट भी तो लेते होंगे लोग, जब लोगों की एज हो जाती है तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, लेकिन अब ए चाह रहा है कि मैं कंपनी से रिटायरमेंट ले लूं। अगर वो रिटायरमेंट लेगा तो वहां पर अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे वो हम सीखेंगे। बात करें हम छठे चैप्टर की, दैट विल बी डेथ ऑफ अ पार्टनर, है ना। दैट विल बी डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए इन बिटवीन द ईयर, ए बी सी 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी की डेथ कभी भी हो सकती है ना। ये तो डिफाइंड है ही नहीं कि कब किसकी डेथ होनी है, कभी भी किसी की डेथ हो सकती है। अगर ए बी सी तीनों में से किसी की डेथ हो जाए, तो वहां पर हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। और अंतिम चैप्टर जो इस बुक का होगा, किस बुक का, यूनिट हमारी जो पहली यूनिट है ना बच्चे, पार्ट ए की बात करूं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फॉर्म एंड कंपनीज हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें यूनिट 1 जो है दैट विल बी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसी नाम से बुक भी आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और वो बुक कितने मार्क्स की होगी, 36 मार्क्स की। 36 मार्क्स में आपको लगभग 7 चैप्टर बच्चे स्टडी करने हैं। 36 मार्क्स के लिए आपको 7 चैप्टर स्टडी करने हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारा हो गया। अंतिम चैप्टर होगा डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक बात। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का क्या मतलब हुआ, देखो कई बार कंपनी बहुत नुकसान झेल रही होती है, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी तो खैर हम उसको नहीं कहते, बट जब पार्टनरशिप फर्म बहुत नुकसान झेल रही होती है ना बच्चे, बहुत नुकसान उस फर्म को हो रहा होता है, तो उनको अपनी फर्म बंद कर देनी चाहिए, है ना। अपना बिजनेस बंद करोगे ना, अगर माना आपको नुकसान हो रहा है बहुत सारा, बार बार आपको नुकसान हो रहा है, बहुत एफर्ट्स मार रहे हो लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे इस बिजनेस को, नहीं करोगे कंटिन्यू। तो जब कंटिन्यू आप किसी बिजनेस को नहीं करते, उसको आप खत्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि ताला मार दिया, कोई दुकानदारी नहीं है कि आप भाई आपने दुकान का शटर डाउन किया, सारा सामान बाजार से निकाल कर बेच दिया, ये बिल्कुल नहीं चलता बच्चे। डिसोल्यूशन
एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, तो कंपनीज का जो रूल है वो बहुत तरीके से काम होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की हम बात करें, तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं, तो उसको बंद करने की टेक्निक है, बंद करने की कुछ विधियां हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। उस टाइम पे भी आपको अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं। तो हम किस तरीके से अकाउंट्स मैनेज करेंगे इस केस में, ये हम सीखेंगे। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 आपको चैप्टर स्टडी करने हैं, जो कि रहेंगे अल्टीमेटली 32 मार्क्स के, सॉरी 36 मार्क्स के, नॉट 32, है ना, 36 मार्क्स के ये पूरा पूरा मामला रहेगा। ठीक है, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट डाउन करना चाहें तो फटाक से कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट कहानी अगर हम पढ़ें, यूनिट 2 जो हमारी रहेगी, है ना, इट विल बी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और बिल्कुल इसी नाम से बुक आती है। ऊपर से बुक में क्या लिखा होगा दैट इज नॉट द मैटर, बट आप जब बुक खरीदें, चाहे बहुत सारे राइटर्स हैं असल में, आप एनसीईआरटी तो बच्चे ना खरीदें, एनसीईआरटी से आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको हाईली एडवाइस करता हूं कि एनसीईआरटी से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि एनसीईआरटी बहुत सुपर बुक रहती है, आप बिजनेस स्टडी के लिए करिए, इको के लिए आप एनसीईआरटी यूज करिए, है ना, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए आप, मैं एडवाइस करूंगा बच्चे आपको कि आप एनसीईआरटी एटलीस्ट यूज ना करें। तो हमारी जो नेक्स्ट बुक रहेगी वॉल्यूम सेकंड होगी, वॉल्यूम फर्स्ट हमारी जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के नाम से, कितने चैप्टर उसके अंदर है मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब ये जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, इसी नाम से बुक आएगी और बच्चे आती है 24 मार्क्स की, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर स्टडी करने हैं। ठीक है, पहला चैप्टर होगा आपका, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ठीक है, अभी अकाउंटिंग फॉर शेयर्स क्या होता है, शेयर समझते हो आप लोग, है ना, सुना होगा ना, शेयर मार्केट तो सुनते होगे, बहुत सारे एड्स आते हैं, कभी भी हम कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, होता है ना, बहुत ज्यादा जिक्र होता है शेयर 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 करके। तो शेयर मार्केट की जो कहानी होती है वो उतनी डीप डाइव तो नहीं, बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि जब कंपनी को कभी फंड की आवश्यकता होती है तो कंपनी किस तरीके से फंड को अरेंज करती है अपने शेयर इशू करके। शेयर इशू करने का मतलब हुआ, सपोजिंग करो आपकी कंपनी अगर आपकी कोई है, तो वहां पर आप 100% के मालिक हैं, मतलब आप 2 लोग मान लो, आप 2 भाइयों का बिजनेस है, उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आता है वो आपका है पूरा पूरा, मतलब आप 100% उसके मालिक हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी के 20% शेयर बेच देते हैं, अपनी कंपनी के 20% शेयर बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं, क्योंकि आपको फंड की आवश्यकता रहती है, पैसे की दिक्कत आती है। जब भी आपको पैसे की दिक्कत आएगी या आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, बड़े स्केल पर करना है, उसको फैलाना अगर है, तो आपको अपने शेयर मार्केट में उछालने पड़ेंगे, यानी बेचने पड़ेंगे। तो जब आप अपने शेयर दूसरों को देते हो, उनको भी मालिक बना लेते हो, तो हम इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर। हालांकि ये चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर के नाम से होगा, लेकिन अकाउंटिंग फॉर शेयर के नाम से हम कहानी पढ़ेंगे इसकी। तो मतलब हम जब शेयर इश्यू करते हैं लोगों को, तो वहां पर जो अकाउंटिंग हमको करनी होती है, या जो कंपनी अकाउंटिंग करती है वो किस तरीके से करेगी, वो हम सीखेंगे। देख रहे हो आप, 12th बड़ी मजेदार है बच्चे। 12th में आपको ना, मैं बोलूंगा लगभग 80% अकाउंट्स आ जाती है, 80%। सोच के देख रहे हो आप, ये बात मानकर चलो कि आपने जो 11th पढ़ा वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, आ गया आपको समझ में, लेकिन ये जो 12th है ना बच्चे, आपको 80% अकाउंटिंग सिखा के जाएगा। मतलब आप अकाउंटेंट बनने के काबिल है 80% तक। 20% की दिक्कत क्या आ रही है, वो आ रही है टैक्स अकाउंटिंग में। तो टैक्स आपको आगे जाके बीकॉम ऑनर्स करोगे तो वहां देखने को मिलेगा, या फिर बीकॉम में मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स की थोड़ा सा कहानी हमें बाद में पढ़ने को मिलती है, वरना 80% तो हम अकाउंट्स में माहिर हो चुके होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत मजा आता है बच्चे। आप शुरुआत से ध्यान लगा के पढ़ेंगे, अगर आपको बहुत शानदार मजा आएगा। और अगर आप लापरवाही करेंगे 2-3 महीने, अगर आप लापरवाह रहे, तो ये गारंटी है इस बात की कि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत से ही, यानी आज से ही आप लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर लें, बुक्स खरीद लें और थोड़ा बहुत स्टडी करने की खुद से कोशिश करें। चलिए, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर रहेगा पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर होगा बच्चे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हालांकि आपने बीएसटी में पढ़े होंगे, 11th में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, शेयर और डिबेंचर्स पढ़े होंगे आपने, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। तो शेयर का मतलब मैंने आपको बताया। अब क्या है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ये क्या बला है भाई। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का मतलब होता है, आपने यहां जब कंपनी डिबेंचर को इश्यूज करेगी, यानी कंपनी जब अपने डिबेंचर बेचेगी, तो उस टाइम पे अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो हम सीखेंगे। अब डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, 100% के मालिक आप हैं, लेकिन आपने अपने 20% शेयर किसी को दे दिए, मतलब 20% का मालिक किसी और को बना दिया, तो वो हम उसको हम क्या कहते हैं, शेयर। ठीक है, लेकिन डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर भी बिल्कुल सेम है। शेयर की कहानी में अल्टीमेट मुद्दा क्या है कि हम जब सामने वाले को शेयर देते हैं, इसलिए देते हैं कि ताकि हमारी कंपनी के पास फंड आ पाए, पैसा आ पाए। सेम कहानी, जब हम सामने वाले को डिबेंचर देते हैं,
तब भी हम यही करते हैं कि हमारे पास पैसा आता है, मतलब हम सामने वाले को डिबेंचर देंगे, वो हमको पैसा देगा, मतलब दोनों काम पैसे के लिए ही हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? शेयर में आप सामने वाले को मालिक बनाते हो और डिबेंचर में आप मालिक नहीं बनाते, आप सामने वाले से उधार लेते हो, है ना, और उस उधारी का प्रूफ देते हो आप उसको कि मैंने आपसे उधार ले रखा है, एक डॉक्यूमेंट्री करते हो, उसकी डॉक्यूमेंट में लिखते हो, अपनी कंपनी के साइन वाइन मोहर वगैरह रहती है कि भाई हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं, ये प्रूफ है उस बात का। तो वो जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको कहते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर में आप सामने वाले से उधार लेते हो, शेयर में आप सामने वाले को मालिक बनाते हो। तो इन दोनों की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो हम लोग सीखेंगे। और बच्चे ये दो ही चैप्टर देख रहे हो, सिर्फ दो चैप्टर 24 मार्क्स के हैं, तो अल्टीमेटली आपका 60 मार्क्स का मामला तो ये हो गया बच्चे। ठीक है बात, एक बार नोट डाउन कर लें फटाक से। चलिए बच्चे, तो हम पार्ट बी की बात कर लें। हमने पार्ट ए की बात कर ली है ना, और हम अब पार्ट बी की बात कर लें। पार्ट ए हमारा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। इसमें कितनी बुक है आपको लेनी है? 2 बुक हैं, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम। क्या क्या रहेगा आपको बता दिया है डिटेल। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, आपने 11th में बैलेंस शीट बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो इन तीनों अकाउंट को बनाना आपने वहां पे सीखा था, लेकिन इनको एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, एनालाइज किस तरीके से करते हैं। एनालाइज करने की जरूरत क्या पड़ती है भाई? आप प्रॉफिट निकाल कर किसी कंपनी का ये नहीं कह सकते कि कंपनी अच्छी खासी हालत में है, या बैलेंस शीट अगर मैच कर रही है, मैच का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी साइड मैच हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत अच्छी हालत में है। तो कंपनी की अच्छी हालत है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको इनको एनालाइज करना पड़ता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है उनको एनालाइज करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। बगैर एनालाइज करे आपको समझ नहीं आएगा, और नहीं आएगा समझ, ठीक है। बहुत डीप में हम घुसने का प्रयास अभी नहीं करते, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। हाल फिलहाल आप ये समझिए कि प्रॉफिट निकालने से आप ये नहीं प्रूफ कर सकते कि कंपनी की हालत ठीक है, कंपनी ठीक ठाक चल रही है। आपको उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखनी पड़ती है, तो वो पॉसिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। तो ये हमारा पार्ट भी हो गया, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। 60 और 20 80 हो गया, 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें 12 मार्क्स की फाइल होगी, 8 नंबर का आपका वाइवा होगा। चलिए, अब इसमें जो यूनिट थर्ड है और यूनिट फोर्थ, दो यहाँ यूनिट यहाँ पर भी हैं, जिसमें है यूनिट थर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, ये तो आपकी सिंपल सी यूनिट हो गई। यूनिट ये हो गई, बुक का नाम इस नाम से होगा, जो बुक होगी ना ये, उस बुक का नाम होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी अकाउंटिंग लिखा होगा ऊपर से, और लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो बुक है ये वॉल्यूम थर्ड रहेगी। तो आपको कुल मिलाकर 3 बुक्स खरीदनी है, ठीक है। बुक का नाम इस नाम से होगा। आप चैप्टर कितने हैं इसके अंदर? 5। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या क्या होती है। आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ा है, बट चीजें और भी होती हैं, ठीक है। क्या क्या रहेंगी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, ये है थ्योरी, प्योर थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है ये सिखाएगा आपको। जो हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालाइज करना किसको कहते हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको सिखाएगा। नो न्यूमेरिकल पोर्शन, ये भी आपका थ्योरी, ठीक है। मैं डबल टिक कर रहा हूं। अब यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया। अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियो के बारे में सीखोगे आप। अकाउंटिंग कौन कौन से रेशियो होते हैं, किस तरीके से करते हैं हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हुआ कंपनी के पास दिन भर में बहुत सारा कैश आता भी है और जाता भी है, उस कैश को किस तरीके से मैनेज करना है, कहां कहां वो कैश एग्जैक्ट लेवल पर खर्च हुआ, कहां कहां से एग्जैक्ट लेवल पर इनकम आई, उसका हिसाब बताएगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप बच्चे इसको कैश बुक से लिंक ना करें, कैश बुक बहुत छोटी सी बात है, कैश बुक है बच्चों वाली बात है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये सही मायने में कैश का हिसाब किताब बताएगी, कैश बुक नहीं बताएगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी टूल्स क्या है, कौन कौन से हथियार हमारे पास है जिनसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, वो कौन कौन से टूल हैं। यहां भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा। तो ये 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल के हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली 7 चैप्टर पहली बुक में, वॉल्यूम फर्स्ट, 2 बुक, सॉरी सेकंड बुक में 2 चैप्टर, तो 9 और 9 5 ही हो गए, यानी कुल मिलाकर आपको 14th चैप्टर की बच्चे स्टडी करनी है। कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं जो आपको स्टडी करने हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पहली बुक हो जाती है बच्चे, जो हमारा पहला है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये है, क्योंकि ये 36 मार्क्स की अपने आप में है, भारी भरकम वेटेज इसका है। तो ये बुक बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। इस तरीके से आप गो थ्रू करें और स्टडी बच्चे आज से ही चालू कर दें, ठीक है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द न्यू वीडियो विथ
विद अ गुड एनर्जी, और हम लोग बात करेंगे अब चैप्टर्स के ऊपर, है ना। आप पहली बुक खरीदिए, हाल फिलहाल आप बुक खरीद लीजिए, और हम लोग बिल्कुल कल से अपना जो फर्स्ट चैप्टर होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पहली बुक हमारी मैंने क्या बताई थी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका जो पहला चैप्टर होगा दैट विल बी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, और आपकी तैयारी बहुत मजेदार तरीके से मैं करवाऊंगा। और आज जो ये सिलेबस हमने डिस्कस किया, मैं सिलेबस को टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम का चैनल भी हमारा विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर। आप यूट्यूब के चैनल पर अगर जाएं तो वहां पर अबाउट वाला एक सेक्शन होता है, उसको आप ओपन करिएगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ विद द सेम नेम, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से, हेमभट्ट करके आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां भी आपको मैं शेयर करते रहता हूं बच्चे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द न्यू वीडियो विद द न्यू चैप्टर, विद द न्यू एनर्जी, विद द न्यू होप, ठीक है। हैव अ नाइस डे।